हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दवाई वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग चैप्टर पढ़े थे अध्याय नंबर 2। तो दूसरे अध्याय की मैंने शुरू कर दिया था और उसकी शुरुआत में काफी लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी चीजें कवर कर चुके हैं। ये आई थिंक आपका सेकंड लास्ट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको मिल जाएंगे चैनल पर 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो की बात करता हूँ तो आपका वीडियो का विदलन को लेकर के, ठीक है। विदलन यानी क्लेवेज क्या होता है। इससे पहले फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन निश्चय हुआ, निश्चेचन के बाद में क्या हुआ, आपका विदलन हुआ। और इस वीडियो में विदलन के आगे कहानी को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी को कुछ इस कदर से देखेंगे। देखो, हमने लास्ट क्लास जो वीडियो नंबर 9 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, विदलन पढ़ा था। विदलन विदलन क्या होता है, उतनी स्टेप में जो कोशिकाएं बनी थी उनके बारे में पढ़ लिया था। विदलन के लास्ट में जो एक संरचना बनती है, उस संरचना को मैंने बोला था ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट में कुछ ऐसे करके देखेंगे। पहले तो पूरा जोड़ना चाहूंगा पहले से अभी तक के लिए, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगे। देखिए, ऐसी संरचना हमने बनाई है आपके लिए, लास्ट में छोड़ा था यहां पर ला जाकर के, ठीक। ये आपका ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ये कोशिकाएं होती हैं, ये अंतर अंतर कोश के समूह कहलाता है, या इन्हें हम बोलते हैं आईएमसी बोलते हैं, इनर सेल ऑफ मास, इनर मास ऑफ सेल बोलते हैं या इनर सेल मास बोलते हैं, ठीक। इनर सेल मास में जो क्या होता है आपका, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनसे 3 परतों का निर्माण होता है। इससे पहले ये बात होती है, ये जो कोशिकाएं होती हैं इसकी चारों तरफ ये वाली, इन्हें वैसे तो बोलते हैं हिंदी में पोषक कोशिकाएं, लेकिन इनको मैं नाम दिया था ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट, ठीक। ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है? ट्रोपोब्लास्ट में से कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं। अंगुली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं। अंगुली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें मैं नाम दिया था कोरियोनिक बिलाई। क्या नाम दिया था? कोरियोनिक बिलाई, ठीक। कोरियोनिक बिलाई दिया था। और यही कोरियोनिक बिलाई क्या होती है, ये जने पूरे से निकलता है। ये जितनी भी ट्रोपोब्लास्ट हैं यहाँ से, जैसे हालांकि ये इनका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। इन्हें रबर ऑफ सेल बोलते हैं, जो इनर सेल के मास में कॉन्टेक्ट पर रहती हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, फिलहाल में मैंने लास्ट क्लास में सारे डिस्कस किए हैं। जो आपके इनर सेल मास, ये जो कोशिकाएं रहती हैं, इनके संपर्क में जो रहता है आपका ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाएं, इन्हें बोलते हैं रबर ऑफ सेल, रबर सेल बोलते हैं, रबर सेल, ठीक है। और इन्हीं से क्या होता है, इनसे कुछ उंगली नुमा प्रवर्धन निकलते हैं, कुछ उंगली नुमा प्रवर्धन निकलते हैं, जिन्हें मैं नाम दिया था कोरियोनिक बिलाई। अब होता है क्या, ये कोरियोनिक बिलाई जो होती है, जैसे जैसे आपके अंदर जो आता है, जैसे यहाँ इधर कहीं से निषेचन हुआ होगा, यहाँ मानो, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और एट लास्ट में आकर के यहाँ पर जब आता है आपका फीटस, ठीक है, जो आपका भ्रूण होता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, जायगोट उस फॉर्म में, मतलब ब्लास्टोसिस्ट में। और यहाँ पर आकर के क्या कर जाता है, यहाँ पर आकर के जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, सॉरी थोड़ा बाहर रहेगा, मैंने कर दिया, यहाँ पर कहीं पर आएगा ऐसे। ये संरचना मतलब ये जगह होती है अंतरोपड़ी, यहाँ से यहाँ कहीं पर हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो इससे नहीं हो सकता है, इसके लिए मैंने जो रोल प्ले करती है वो करती है आपकी जोना पैलिशुडा। जोना पैलिशुडा, जोना पैलिशुडा। जोना पैलिशुडा का ही काम होता है कि जो भ्रूण होता है उसे उचित स्थान पर अंतरोपण कर सके, इम्प्लांट कर सके, ठीक। तो ये मैंने बताया आपके लिए ट्रोपोब्लास्ट क्या होते हैं, कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकलते हैं। और ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या करते हैं, यही गर्भाशय की, कौन सा गर्भाशय? आपका अंतः गर्भाशय, ठीक है, एंडोमेट्रियम, तो वो भी लिखूंगा मैं, अंतः गर्भाशय की कोशिकाओं के साथ, की सेल्स के साथ में क्या करेंगे, संलग्न हो जाता है, यानी मिल जाता है, संलग्न हो जाता है,
ठीक है, हो जाता है। और जैसे मतलब धस जाता है तो एनसीईआरटी शब्द लिख के देती है एम्बेडेड, एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेड हो जाते हैं मतलब धस जाना, घुस जाना। जैसे आप जब पढ़ते हो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आयोग आपने पढ़ा होगा परमाणु मॉडल थॉमसन का, तो उन्होंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें धसे रहते हैं। ऐसे क्या होता है, ये जो रहता है आपका ये धस जाता है, ठीक है, एम्बेडेड हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है, यानी इसका धसना यानी एम्बेडेड होना किसमें, जो आपका अंतःगर्भाशय होता है एंडोमेट्रियम उसमें। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया कहते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण, इम्प्लांटेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो अंतरोपण और अपरा का निर्माण, ठीक, आगे भी पढ़ेंगे और जितना भी देखते हैं आगे कितना हो पा रहा है ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि अंतरोपण किसे कहते हैं, जो ट्रोपोब्लास्ट से अंगुली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं, ठीक। चलो लिख देंगे, लिख देंगे, ऐसे समझाएंगे तो शायद आपको लिखने में दिक्कत रहेगी, तो मैं उसको लिख के बता दूंगा। ये हम समझ गए इसकी बेसिक चीजें होता क्या है। थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया, याद है, चलिए इसका भी काम आएगा। अभी हम थोड़ा सा इससे पहले चीजें कवर कर रहे हैं, इसके बाद इसकी बात करेंगे। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अंतरोपण, तो अंतरोपण होता क्या है तो उसकी बात करेंगे अंतरोपण में। तो लिखेंगे विदलन के समय बनी ट्रोपोब्लास्ट ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाओं, ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाओं से अंगुली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं, प्रवर्ध निकलते हैं, ठीक, निकलते हैं, जिन्हें कॉरियोनिक बिलाई कहते हैं। तो इसे मैं दूसरे पेन से लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको दो बार याद रखेंगे, कॉरियोनिक बिलाई कहते हैं, कॉरियोनिक बिलाई कहते हैं, ठीक। ये संरचना, ये संरचना, ये संरचना कौन सी रचना, नहीं कोरियोनिक बिलाई, ठीक। ये कोरियोनिक बिलाई जो होती है ये अंतः गर्भाशय, अंतः गर्भाशय से संलग्न हो जाती है, मिल जाती है, या अंतः गर्भाशय में धस जाती है, कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर से लिख दिया तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा संलग्न हो जाती है, अंतः गर्भाशय से संलग्न हो जाती है, संलग्न हो जाती है, ठीक, संलग्न हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण, अंतरोपण, अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक। जिससे क्या हो जाती है आपकी जो, जिससे सगर्भता, सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी, सगर्भता कैसे हो, सगर्भता संभव होती है, संभव हो जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी दिन हो जाती है जब आपका जो भ्रूण होता है वो आकर कहाँ एम्बेड हो जाता है, मीन्स धस जाता है, या जो आपके जो अंतः गर्भाशय होता है उसमें आकर के चिपक जाता है,
ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्भधारण बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, सगर्भता बोलते हैं, और ये जो धंसने की प्रक्रिया होती है उसे अंतररोपण बोलते हैं। ठीक, क्लियर। और इसमें एक लाइन और लिखेंगे, जो आपका इसी टाइम पर क्या होता है, जो अंतः गर्भाशय होता है, जो अंतः गर्भाशय होता है, ये क्या करेगा, आपका इस पूरे को चारों तरफ से ढक लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः गर्भाशय, एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, अंतः गर्भाशय संपूर्ण भ्रूण को ढक लेता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी कौन सी, अंतरोपण की। ओके, अभी तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका अंतरोपण हो या आपको सगर्भता हो। ठीक है, मतलब पॉइंट सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, किसे कहेंगे वो मैंने आपको सारा लिख करके और समझा के दे दिया। ठीक, इसके बाद में जब अंतरोपण हो जाता है, चारों तरफ से जो एंडोमेट्रियम है वो इसे कवर कर लेती है। ठीक, तो कनेक्शन जो बनता है, जो कनेक्शन बनता है इसके बीच में, ठीक है, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेसेंटा से, यानी अपरा, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, और इसी के नाम क्या हो जाता है आपका, आंवला। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी का एक नाम है आंवल। ठीक, ये भी नाम बोलते हैं, प्लेसेंटा इसी को बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे, आगे चर्चा रहेगी हमारी इसी को लेकर रहेगी, प्लेसेंटा को। ठीक, अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण। ओके, तो बात करेंगे। तो अब देखेंगे किसका, अपरा का निर्माण। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे अपरा का निर्माण। तो अपरा का निर्माण कैसे होता है, अभी जस्ट हमने जब पढ़ा था अंतरोपण, जो पीछे अभी मैंने मिटाया है, तो उसमें मैंने क्या ना, जो ट्रोपोब्लास्ट होती है उसमें जो आपकी कोरियनिक बिलाई होती है, उससे निकलती कोरियनिक बिलाई, वो कोरियनिक बिलाई क्या करती है, अंतः गर्भाशय की कोशिकाओं के साथ मिलकर के एक अस्थायी संरचना बनाते हैं। ठीक, ये संरचना एक ग्रंथि जैसे काम करती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को लिखेंगे आगे, मैं पहले समझ लेंगे, समझा तो मैंने दिया था, वही लिंक से रहेगा आपका। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोरियनिक बिलाई, कोरियनिक बिलाई मैंने बताया था जस्ट अभी, कोरियनिक बिलाई अंतः गर्भाशय अंतः गर्भाशय के साथ मिलकर एक संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचना का निर्माण करता है, संरचना का निर्माण करता है, जो कोरियनिक बिलाई होती है ये करती है। ठीक है, जिसे अपरा, जिसे अपरा या क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अब ये क्या है, जो आपका भ्रूण बना था ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट के चारों के आपका आ गया, अंतःगर्भाशय आ गया, और उसके जो अंगुली में कण थे वो आपस में इस प्रकार से कनेक्शन बनाते हैं, उस कनेक्शन क्या बोलते हैं, अपरा, या क्या कहते हैं इसके लिए, आपका प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, तो अब ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा करता क्या है, ये एक आपके अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है, कैसा करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो यहां पर दूसरा पेन होगा, यहां से देखेंगे, इसके आप सीधी डालेंगे हेडिंग कार्य, प्लेसेंटा
और कार्य, ये मतलब पूरे इसके, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, और जो भी आप एग्जाम देते हैं नीट में उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कैसा काम करता है। ठीक है, तो इसमें मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जो आपके हार्मोन से निकलती है। ठीक है, हार्मोन। अब होगा क्या, यहां से एक कनेक्शन और आता है, जैसे ये तुम्हें दिख रही था रचना, ये पूरा देखो समझ लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये जो संरचना ऊपर वाली ये दिख रही है कर्णिक बिलाई, ये इस प्रकार के, जब यहां से ये अंतःगर्भाशय मिल जाएगा इसमें, तो ये संरचना जो रहती है इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। ठीक है, और इस अपरा, जैसे ये अपरा है, हो गया ये अपरा, इस अपरा से एक और कनेक्शन के लिए एक ट्यूब निकलती है। ठीक, एक संरचना निकलती है, इस संरचना क्या बोलते हैं, इस संरचना का नाम हो जाता है आपका अम्बिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड, या बोलते हैं नाभि रज्जु। इसे थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, अभी जब प्रसव पढ़ेंगे तब भी इसका काम आएगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक कनेक्शन लेके आ रहा है। ठीक, तो यहां पर मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी उस लेक्चर में 9 नंबर वाले में, मैंने कहा था आपसे, जो ये पूरा भ्रूण जो है, ये भ्रूण आपका अंतःगर्भाशय से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, चलो कार्य से पहले थोड़ा और मैं पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा ताकि और किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसके बाद में कार्य लिखूंगा इसके। तो यहाँ पर आप और एक लाइन लिखेंगे आगे, प्लेसेंटा क्या करता है, यह भ्रूण को माता के गर्भाशय के साथ, यह भ्रूण को माता गर्भाशय के साथ संबंधित रखता है। ठीक है, के साथ संबंधित रखता है, या संबंधित रखता है। कनेक्शन काम करता है, ये रखता है। और लिखेंगे यह अंतःस्रावी ग्रंथि के भांति, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। ठीक, अब यहां से और आगे लाइन क्या है, ये प्लेसेंटा अपना जो बना हुआ है, इसमें से एक और कनेक्शन होता है, जो आकर के जो भ्रूण जो बना हुआ, जो बच्चा रहता है अंदर, ठीक, उससे क्या करता है, आपका संबंधित रहता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां से अपरा अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु के द्वारा, कार्ड के द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है, जुड़ा होता है। ठीक, ये बीच में कनेक्शन काम करता है, आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, ठीक, या से नाभि रज्जु बोलते हैं, ये आपका जो अपरा है, और क्या जो भ्रूण होता है, ठीक है, इससे जोड़ने का काम करता है। यहाँ से जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो इसी के थ्रू क्या आएगा, और यहाँ से जितना भी एक्सेस जो आपका अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे वो इसी के थ्रू कहाँ जाएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, मां के पास पहुंच जाएंगे, और वो फिर अपने आप से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहती है आपकी, क्या बोलते हैं, इसमें आपका जो पूरा रोल रहता है, ये रहता है आपका अपरा का। ठीक, अब इसमें हम और थोड़ा सा जानेंगे इस संरचना को। तो ये संरचना जो आपको दिख रही है, ये पूरी एक जो सैक होता है, ये सैक, तो इसे एमनियोटिक सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एमनियोटिक, एमनियोटिक एमनियोटिक सैक बोलते हैं। ठीक है, या और इसमें अंदर एक द्रव रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना, ये अंदर द्रव रहता है ये वाला, और ये अंदर क्या भरा हुआ है, ये आपका फिटस रहता है।
और ये जो रहता है आपका यहाँ पर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो आपका गर्भाशय होता है बहुत सारा से यहाँ पर म्यूकस प्राप्त कर देता है, और म्यूकस प्राप्त कर देता है, म्यूकस का यहाँ पर क्या एक प्लग जैसा बन जाता है, तो जिसे हम क्या होते हैं म्यूकस प्लग बोल देते हैं। ठीक है, म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग बोल देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, म्यूकस प्लग का काम क्या होता है, यहाँ से कोई भी मतलब बोले तो अब इसके बाद भी कोई अपने स्पर्म या कोई आपका बैक्टीरिया बाहर से वो इसमें एंट्री नहीं कर पाता है, और एंट्री करेगा तो वहीं पर ये जो म्यूकस होता है वो इसे यहाँ पर खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये विशेष काम होता है इसका प्लग का। ठीक, और जब ये प्लेसेंटा बन जाएगा आगे इसमें, और देखिए बाकी संरचना मैंने आपको बता दी, ये प्लेसेंटा और ये आपकी नाभिरज्जु, ये अंदर जो भ्रूण बन रहा है वो आपका बेबी रहेगा। ठीक, आगे आपको जो गर्भाशय के बारे में बता चुका हूं उसके बारे में कुछ आता है अब बताना है नहीं। तो अब हमारी बात रहेगी इसके प्लेसेंटा के कार्य लेकर के। मैंने यहाँ पर एक चीज लिख रखी है आपके लिए, वो मैंने बताया प्लेसेंटा जो होता है आपकी एक अंतःस्राविक ग्रंथि की भांति कार्य करता है। अंतःस्राविक ग्रंथि कौन सी होती है, जो हार्मोन्स रिलीज करती है, तो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक, और इस टाइम पर क्या होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम पर जो कुछ भी बच्चा खाता है, ठीक, कुछ भी खाना पीना, ऑक्सीजन, CO2 जो एक्सचेंज होता है वो सब इसी के थ्रू होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके काम में लिखेंगे, हम इसे कार्य लिख लेंगे, हमें डालेंगे कार्य, प्लेसेंटा के कार्य। प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं, तो प्लेसेंटा के कार्य में सबसे पहले एक जो काम रहेगा, तो प्लेसेंटा के कार्य में सबसे पहला काम क्या रहता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, पोषण प्रदान करना। ठीक है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक, इसी के थ्रू क्या जाएगा, पोषण जाएगा। दूसरा काम क्या रहता है, गैसों का आदान प्रदान। मैं यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान आप लिख लो O2 या CO2। ठीक है, O2 व CO2 का आदान प्रदान, पोषण प्रदान करना, उनका एक्सचेंज यानी आदान प्रदान, आदान प्रदान ये रहेगा O2 व CO2 का आदान प्रदान। इसके बाद में और क्या करता है, मेन जो रोल लिखने वाले हैं वो अब लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि पता ही होगा भ्रूण के लिए पोषण देना। ठीक है, CO2 O2 का आदान प्रदान करना। दूसरी चीज एक और यहाँ पर लिख लेंगे, वो क्या है, अब जो दो माँ का जो मतलब बच्चा माँ के पेट में जो पल रहा है, गर्भ में जो पल रहा है, सॉरी पेट नहीं बोलेंगे गर्भ बोलेंगे, गर्भाशय, ये गर्भाशय में जो पल रहा है ये भ्रूण, ये जब कुछ भी ये मतलब ये पोषण लेगा, CO2 लेगा, तो कुछ पदार्थ ही बाहर निकालेगा, तो वो किसके थ्रू जाएंगे, वो भी इससे के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो मम्मी का रोल देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा रोल है, यानी जो कुछ खा भी रहा है वो भी और निकाल रहा है वो भी वही जाएगा। ठीक, तो याद रखिए उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, निष्कासन करना, ये भी किसका काम है, अपरा का काम है। ये सब किसके हो जाएंगे, अपरा प्लेसेंटा काम हो जाते हैं। इसके बाद में और क्या करता है, तो और क्या करता है इसके में बाद में और क्या करता है, ये क्या करता है, HCG हार्मोन्स भी करता है, HCG हार्मोन का स्रावण करता है, HCG हार्मोन्स का स्रावण करना। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट काम। मैंने कहा कुछ हार्मोन्स निकालता तभी बोलते हैं कि कैसी ग्रंथि है, अंतःस्राविक ग्रंथि की भांति कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, और कौन सा हार्मोन करता है, HCG की रोल बताऊंगा क्या होता है, अभी और लिखेंगे। एक निकालता है HPL, क्या बोलते हैं इसे, HPL हार्मोन का स्रावण करना। ठीक, तो इनको समझेंगे। दूसरी बात मैं थोड़ी सी और यहाँ पर चीज ऐड कर दूं, देखो HCG हार्मोन्स रहता है, ये जो प्रेगनेंसी होती है उसको बनाए रखता है, और यही HCG हार्मोन्स क्या करता है, ये HCG हार्मोन्स क्या करता है, ये माता के यूरिन से बाहर भी निकलता है। ठीक है, यूरिन में स्रावित होता है, यूरिन में निकलता है, यूरिन से निकलता है। ठीक है, यूरिन से निकलता है, तो जब यूरिन से निकलता है
तो यहाँ से जो आजकल मार्केट में क्या प्रेगनेंसी कुछ किट आ रही है, जैसे आपका प्रेगनेंसी वगैरह आता है, प्रेगा न्यूज, तो इनसे क्या रहता है आपका HCG हार्मोन्स का पता लग जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है प्रेगनेंसी डिफाइन हो जाती है, हाँ प्रेगनेंसी है या नहीं, तो HCG हार्मोन से होता है। क्यों? क्योंकि यूरिन में क्या होगा, HCG हार्मोन्स होता है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स जो भी महिला है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, ठीक है। HCG हार्मोन तभी निकलेगा जब क्या हो जाएगा, जब आपका अपरा बन जाएगा, ठीक है, अपरा बनता है तो अपरा से निकलता है HCG हार्मोन्स। दूसरा कौन सा निकलता है, HPL हार्मोन्स निकलता है। ये HPL वही हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, जब ये मतलब समझो इसका रोल समझो भाई, यहाँ जो बच्चा पल रहा है जब ये बाहर निकलेगा तो इसके लिए फीड के लिए दूध चाहिए, ठीक है। तो माता शरीर में क्या होते हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, तो ये क्या करता है, दुग्ध ग्रंथियों पर कार्य करता है। और उसी टाइम पर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अंदर आपके डेवलप होता है, इसका विकास होता है, तो ये अपरा से क्या होता है, HPL निकलता है, और HPL एक्ट करता है सीधा जाकर कहां पर, दुग्ध ग्रंथियों के पास जाकर। और दुग्ध ग्रंथियां क्या करती हैं, दुग्ध थोड़ी सी मतलब पहले क्या विकसित हो जाएंगी और धीरे धीरे क्या उनमें जो दुग्ध बनने की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दुग्ध निर्माण में सहायक होता है, दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। आप इसे और भी बड़ा करके लिख सकते हो। इसके बाद में और क्या करते हैं, HCG HPL समझ गए, इनके नाम भी रहते हैं, इसका नाम होता है आपका ह्यूमन पैरेंट, जिसका प्लेसेंटल लैक्टेशन, ठीक है। ये होता है आपका ह्यूमन ऑर्गेनिक गैलेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, HCG HPL। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं और हार्मोन्स कौन निकालते हैं। देखो सबसे ज्यादा मैंने ये निकलते हैं HPL और HCG। और कौन सा निकलता है, तो इसके बाद में और आपका क्या निकलता है, इसमें एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन। और कौन सा निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ निकल रहे थे, उस टाइम पर निकल रहे थे जब हमने क्या पढ़ा था, कार्पस ल्यूटियस पढ़ा था। कार्पस ल्यूटियस ग्रंथि मैंने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, जब आपका जो ओवा था वो बाहर निकलता है उससे फॉलिकुलर ट्यूब से, तो वो फॉलिकुलर ट्यूब जो होती है वो जाकर के क्या बना लेती है, एक ग्रंथि बना लेती है जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियस। और कार्पस ल्यूटियस में जो ग्रंथि होती है उसी से ये हार्मोन्स निकल रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप नोट कर लेंगे। आप समझिए जो आपने वो बनी थी ग्रंथि कुछ ऐसी करके बनी थी, ठीक, ये ग्रंथि कार्पस ल्यूटी ग्रंथि थी। अब ये ग्रंथि तुरंत इसको निकाल दिया जाए, काट दिया जाए, तो प्रेगनेंसी संभव ही नहीं है। प्रेगनेंसी संभव नहीं है जब तक अपरा नहीं बनेगा। अपरा तुरंत बन नहीं जाता है, अपरा के लिए टाइम लगेगा। जब अपरा बन जाएगा, जब अपरा से ये हार्मोन निकलने लगेंगे तब इसका रोल खत्म होता है। तब तक ये काम करते रहता है कंटिन्यू, और ये तकरीबन बेटा कितना चलता है, 6 महीना तक चलता है, 6 मंथ, 6 महीने तक, 6 महीने तक ये काम करती है। 6 महीने के बाद में क्या होता है, जो अपराध होता है ये आपका 6 सप्ताह होता है आपका, 6 महीने, तब जाकर के इसे काट सकते हो, तब ये आराम से अपराध से वो काम करता रहेगा, ठीक। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। और भी कुछ मात्रा में क्या आपका रिलैक्सिन, ये जब डिलीवरी होती है पोस्चुरेशन उस टाइम पर रिलीज होता है, ठीक है। इनका भी श्रावण करता है, का श्रावण, का श्रावण, ये सब क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, कहीं एंडोमेट्रियम टूट न जाए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था उसमें होता क्या था, यही परत बनती थी और बनने के बाद फिर बिगड़ जाती थी। अब समझो कि यही परत फिर से बिगड़ जाएगी, तो यहाँ पर जो घूंट पड़ रहा है उसका क्या होगा, उसे प्रोडक्शन कौन देगा, उसे खाना कौन देगा, ठीक। तो ये सब इसे बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं ये सारे। केवल इसका काम अलग हो जाता है, ये क्या करता है, ये दुग्ध ग्रंथियों पर एक्ट करता है। जब ये निकलता है तो यहाँ से जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती है, इन्हें उद्दीपित करता है दुग्ध बनाने के लिए, ठीक। तो ये इसके काम हो जाते हैं किसके, HPL के, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सेशन, इनका श्रावण करता है, ओके। इसके बाद में आगे आपकी कहानी बढ़ती है, ये इसके काम हो गए, इंपोर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ये आपके या तो अपरा के काम, ठीक है, प्लेसेंटा कार्य या प्लेसेंटा पूरा पहुंच जाता है, तब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने जो है पूरा आपका प्लेसेंटा का निर्माण पढ़ लिया और प्लेसेंटा के कार्य पढ़ लिए। इसके बाद में आगे की जो अभी तक आपके जो छोटे हुए हैं 3 टॉपिक, जिसमें भ्रूणीय प्रवर्धन का विकास, भ्रूणीय प्रवर्धन पढ़ेंगे, यानी भ्रूण का विकास पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में जो प्रसव प्रक्रिया होती है वो पढ़ेंगे। और थर्ड पॉइंट रहता है आपका क्या, लैक्टेशन यानी दुग्ध श्रावण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी होगी तो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक करके ही जाएं। थैंक यू।